सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और अभी तक हम बात कर चुके हैं सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये सॉलिड की एक्चुअल फॉर्मेशन के पीछे कारण क्या है। जब सॉलिड्स बनते हैं तो ये किस तरह से बनते हैं। हम जानते हैं कि सॉलिड्स जब बनते हैं तो इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। तो इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है। हम अभी तक देखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन वो अरेंजमेंट किस तरह से होती है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वेलकम बैक और आज शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो है क्रिस्टल लैटाइस। क्रिस्टल लैटाइस या क्रिस्टल लैटिस कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्रिस्टल लैटाइस होता क्या है। क्रिस्टल लैटाइस 3 डायमेंशन में किसी भी सॉलिड के अंदर एक रेगुलर पैटर्न को बोला जाता है। कोई भी रेगुलर पैटर्न जिसको हम क्रिस्टल लैटाइस बोलेंगे। तो होता क्या है, एक सॉलिड बनता कैसे है, इसी क्रिस्टल लैटाइस की मदद से एक सॉलिड बनता है। तो देखते हैं क्रिस्टल लैटाइस क्या है। इट इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटाइस पॉइंट्स टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड। एक बड़ा सॉलिड फॉर्म करने के लिए जो रेगुलर 3 डायमेंशन होता है उसको 3 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्रिस्टल लैटाइस बोलते हैं। जैसा एग्जांपल देखेंगे, ये हम अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो इस तरह से क्यूबिकल फॉर्म में बहुत सारे क्यूब्स कंबाइन हो जाएंगे। इन क्यूब्स के इधर को भी रेंज होगी, उस तरफ को भी रेंज होगी, इनके ऊपर क्यूब्स होंगे, नीचे क्यूब्स होंगे, सामने पीछे, तो चारों तरफ से ये क्यूब्स से घिरा रहता है। और ये सारे क्यूब्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं क्रिस्टल लैटाइस, जिसकी वजह से बनता है हमारा एक सॉलिड। तो देखते हैं इस क्रिस्टल लैटाइस की हमारी खासियत क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटाइस पॉइंट्स। जो इसमें पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं लैटाइस पॉइंट्स। तो ये बहुत सारे एक सॉलिड के अंदर लैटाइस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनको आपस में हम कंबाइन करते हैं। ये लाइंस जो हमें दिख रही हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस हमने केवल सोची हैं कि ऐसे लाइन से जुड़े होते होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इन पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस ही नहीं होता। एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल इससे कंबाइन बिल्कुल आपस में पास पे चिपके रहता है। लेकिन जब हम थोड़ा एक्सपैंड करके इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटाइस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम लैटाइस पॉइंट्स कहते हैं। लैटाइस पॉइंट्स आर नथिंग बट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो ये जो लैटाइस पॉइंट्स होते हैं ये या तो एटम्स होंगे या कोई मॉलिक्यूल होंगे या फिर कोई आयंस होंगे जो आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो सिंगल लैटाइस पॉइंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं जो सॉलिड बनाता है। और ये लैटाइस पॉइंट्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दीज लैटाइस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस टू फॉर्म अ प्रॉपर ज्योमेट्री। एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट हमने बोला, मतलब एक प्रॉपर ज्योमेट्री है। तो उस ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए हम इन लैटाइस पॉइंट्स को इमेजिनरी लाइन से कंबाइन कर रहे हैं। तो ये लैटाइस पॉइंट्स को जब हम इमेजिनरी लाइन से कंबाइन करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्रिस्टल लैटाइस बोलते हैं। और ये क्रिस्टल लैटाइस ही हमारा सॉलिड को फॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेल। क्या होता है ये यूनिट सेल, क्या है ये यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटाइस की स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे क्यूब्स आपस में कंबाइन होकर सॉलिड बना रहे हैं, आपस में कंबाइन होकर सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है जब ये बहुत सारे क्यूब्स आपस में कंबाइन होकर सॉलिड फॉर्म करेंगे तो ये क्या कंबाइन हो रहे हैं, क्यूब्स कंबाइन हो रहे हैं। अगर हम पूछें कि सिंगल यूनिट क्या है तो इसकी सिंगल यूनिट होती है एक क्यूब। एक सिंगल क्यूब इसकी यूनिट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स कंबाइन होकर क्रिस्टल लैटाइस फॉर्म करेंगी। तो ये सिंगल क्यूब इसकी एक यूनिट है और इस यूनिट को हम बोलते हैं एक यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटाइस इज कॉल्ड अ
यूनिट सेल। तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं अब इस यूनिट सेल को। ये है एक क्यूब जिसको जो हमने बनाया लैटिस पॉइंट्स को कंबाइन करके। तो अब इस क्यूब्स की क्या खासियत होगी? इस एक यूनिट सेल के अंदर या इस एक क्यूब के अंदर 3 हमारी एजेस होंगी जो रिस्पेक्टिवली लेंथ, विड्थ और हाइट। एक क्यूब के अंदर लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। तो वही इस क्यूब के अंदर 3 एजेस होंगी, लेंथ, विड्थ और हाइट, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है ए, बी और सी से। ये हो गई इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट। अब ये एक क्यूब है तो क्यूब के अंदर तो तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो सारी तीनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं। तो A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। वाई? बिकॉज यूनिट सेल इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। तो 3 एजेस और साथ में इसके 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं जिनको हम नेम करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। इन 3 एंगल्स को कहते हैं हम अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा प्रेजेंट कहां पर होते हैं? इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, अल्फा ए, अल्फा से मतलब ए, बीटा बी, गामा सी। तो अब हम कैसे देखेंगे इसको? ए और बी जो 2 एजेस हैं उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो गामा होगा, जो यहां सी है। ए और बी के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोल देंगे गामा। ये एंगल है हमारा गामा। ऐसे ही B और C के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो है अल्फा। बी सी और एंगल हुआ A, तो B C के बीच में आएगा हमारा एंगल अल्फा। ये आ गया एंगल अल्फा। और C और A के बीच में जो एंगल आएगा वो हो जाएगा बीटा, जो यहाँ B है। तो C और A के बीच में हमारा एंगल आ गया बीटा। तो ये है हमारा एंगल बीटा। तो एक यूनिट सेल के अंदर 3 एजेस ए, बी एंड सी और 3 बॉन्ड एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। ए और बी एच के बीच में गामा, बी सी के बीच में अल्फा, सी ए के बीच में हमारा बीटा। तो ये इस तरह से एक यूनिट सेल की साइड्स और बॉन्ड एंगल्स हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि ये यूनिट सेल कितने टाइप्स के हो सकते हैं और इनकी क्या क्या खासियत है कि हम इनको अलग अलग टाइप का बोल रहे हैं। तो बच्चों, यूनिट सेल के बारे में हमने देखा कि लैटिस पॉइंट्स को हम इमेजिनरी लाइन से जोड़ रहे हैं। तो ये एक यूनिट सेल जो है वो पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठे हैं हो सकता है वो क्यूबॉइड शेप का हो सकता है वो क्यूबिकल शेप का हो। तो उस एक यूनिट सेल को आप अपना रूम इमेजिन करके सोचो कि आपका रूम जो है वो एक क्यूब के शेप में है और ऐसा ही कुछ अपना यूनिट सेल भी दिखता है। तो अब हम उसके टाइप्स की बात करेंगे। आपके रूम का एग्जांपल लेते हुए बस आप अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करो और मेरे साथ इमेजिन करना शुरू करो। तो हमारे यूनिट सेल के 2 टाइप्स होते हैं, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो क्या है ये, आइए जानते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल जिसके केवल 8 कॉर्नर्स पे, अपने रूम पे इमेजिन करो, केवल 8 कॉर्नर्स दिखेंगे आपको, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स। केवल इन कॉर्नर्स पे अगर हमारा लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम है सिंपल क्यूबिक सेल। एक सिंपल क्यूबिक सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसके केवल 8 कॉर्नर्स पे हमारा लैटिस पॉइंट होता है। अब आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बहुत टाइप का हो सकता है। तो यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या होता है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? पहली कंडीशन इसकी सेम है जैसी प्रिमिटिव की थी कि इसके 8 कॉर्नर्स पे, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स पे हमारे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसके अलावा एक लैटिस पॉइंट ठीक इसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा। अपने रूम को इमेजिन करो, 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट हैं
और रूम के बीचों बीच एक लैटाइस पॉइंट झूल रहा है, एक रूम के बीचों बीच, वो कहीं टच नहीं करता, ना किसी कॉर्नर की वॉल को, ना फ्लोर को, ना रूफ को, केवल ठीक बीचों बीच वो प्रेजेंट है, हवा में लटका हुआ, तो ये होगा एक और लैटाइस पॉइंट। तो ऐसा लैटाइस पॉइंट अगर किसी भी हमारे यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है और उसके 8 कॉर्नर्स पे भी लैटाइस पॉइंट है, तो उसे हम BCC बोलेंगे। ध्यान से देखना, 8 कॉर्नर्स पे लैटाइस पॉइंट प्लस एक जो लैटाइस पॉइंट है वो रूम के ठीक बीचों बीच है। 8 lattice points at corner plus 1 lattice point at center forms a body centered cubic cell। अगला है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड, अब फेस सेंटर्ड से ही समझते हैं, वापस से अपना रूम इमेजिन करो। 8 कॉर्नर्स पे लैटाइस पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन, 8 कॉर्नर्स पे लैटाइस पॉइंट होना चाहिए, 4 ऊपर 4 नीचे। इसके अलावा हर फेस पर, अब फेस आपके रूम का क्या है, इसकी वॉल्स, ये वॉल है, इसके सेंटर पे एक लैटाइस पॉइंट है, इसके ठीक सामने एक वॉल है, उसके सेंटर पे एक लैटाइस पॉइंट है, ठीक राइट पे एक वॉल है, उसके सेंटर पे एक लैटाइस पॉइंट है, ठीक लेफ्ट पे एक वॉल है, उसके सेंटर पे लैटाइस पॉइंट है। ये तो केवल 4 फेसेस हुए। एक फ्लोर है, फ्लोर के सेंटर पे लैटाइस पॉइंट है, एक रूफ है, रूफ के सेंटर पे लैटाइस पॉइंट है। तो 8 लैटाइस पॉइंट एट कॉर्नर एंड 6 लैटाइस पॉइंट एट फेसेस, क्योंकि एक यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के सेंटर पे अगर लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये रहा हमारा FCC, 8 कॉर्नर्स पे प्लस एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बैक फेस पे, एक फ्रंट फेस पे। मैं यहां पर खड़ा हूं, रूफ, फ्लोर, राइट में एक वॉल, लेफ्ट में एक वॉल, पीछे एक वॉल, सामने एक वॉल। तो 6 वॉल्स के सेंटर पे, 6 फेसेस के सेंटर पे हमारा लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, विच इज आर एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। कंडीशन पहली सेम है, 8 लैटाइस पॉइंट्स एट 8 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पे लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट है। इसके अलावा प्लस 2 लैटाइस पॉइंट एट एनी 2 ऑपोजिट फेसेस। ध्यान से याद रखने वाली चीज है, 2 लैटाइस पॉइंट्स at any 2 opposite faces। what are these opposite faces? पीछे है तो सामने होगा, बस 8 कॉर्नर्स पे और पीछे वाली वॉल पे एक लैटाइस पॉइंट है तो सामने वाली वॉल पे होगा। अगर यहां नहीं है, लेफ्ट राइट पे है तो लेफ्ट पे भी होगा, या फिर अगर ऊपर है तो नीचे भी होगा। तो इसकी हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज हैं कि अगर बैक पे है तो फ्रंट पे भी होगा, लेफ्ट पे है तो राइट पे होगा, टॉप पे है तो बॉटम पे होगा, लेकिन होगा केवल 2 ऑपोजिट फेसेस पे। 8 कॉर्नर्स प्लस 2 लैटाइस पॉइंट एट एनी 2 ऑपोजिट फेसेस, दे कैन बी एनी 2, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल्स को हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड द फोर्थ वन इज एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये हमारे सिलेबस में इतना कंसिडर्ड नहीं है, बट ये एक टाइप है जिसे हमने समझना है। तो क्या होता है एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में? एक कंडीशन सेम है, 8 कॉर्नर्स 8 लैटाइस पॉइंट्स। सेकेंड कंडीशन क्या है? अब अपने उसी रूम की एजेस को काउंट करना स्टार्ट कीजिए। एजेस क्या होती हैं? जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ती हैं। ऊपर देखो रूफ की तरफ कितनी एजेस दिखाई दे रही हैं? 1 2 3 4 एजेस रूफ पे हैं। फ्लोर पे आ जाओ। 1 2 3 4 हमारे फ्लोर पे हैं। अब इसके अलावा 4 + 4 8। अब नीचे से ऊपर भी तो जुड़ रहा है ना, तो 9 10 11 एंड 12।
तो इमेजिन योर रूम टू बी अ यूनिट सेल और आप एजेस को काउंट कर पाएंगे। तो एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 12 एजेस होती हैं। तो 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर एंड 12 लैटिस पॉइंट एट ऑल द एजेस। सारी एजेस के ऊपर हमारा लैटिस पॉइंट अगर हो तो ऐसे यूनिट सेल को एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोला जाता है। तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: BCC, FCC, ECC, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और अब हम स्टडी करेंगे इन यूनिट सेल और इन लैटिस पॉइंट्स की पोजीशन के बारे में कि एक सॉलिड के अंदर ये किस तरह से प्लेस्ड होती हैं। तो समरी क्या निकली हमारे क्रिस्टल लैटिस और हमारे यूनिट सेल को पढ़ने के बाद? हमारे लैटिस पॉइंट्स एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाएंगे टू फॉर्म अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को बनाने के लिए हमारे लैटिस पॉइंट्स एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे। यूनिट सेल, इसके सारे टाइप्स, अब कोई यूनिट सेल कैसा होगा, कोई कैसा होगा, ये अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न बनाएंगे और फॉर्म करेंगे क्रिस्टल लैटिस। आपस में एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाकर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देंगे और यही क्रिस्टल लैटिस आपस में एक रेगुलर पैटर्न बनाकर एक सॉलिड फॉर्म कर देंगे। तो ऐसे होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। लैटिस पॉइंट्स ने 3D रेगुलर 3D अरेंजमेंट लिया, यूनिट सेल बना। यूनिट सेल्स ने रेगुलर 3D अरेंजमेंट लिया, क्रिस्टल लैटिस बना। और क्रिस्टल लैटिस ने रेगुलर 3D अरेंजमेंट लिया तो एक सॉलिड फॉर्म हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज सबके लिए, कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 3D पैटर्न में रहना है। आप पैटर्न को रेगुलर 3D पैटर्न में रहना है। आप पैटर्न इरेगुलर नहीं कर सकते अगर आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करना है। तो ये थी हमारी अभी तक की समरी। अब देखेंगे कि एक सॉलिड के अंदर किस तरह से ये लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और सॉलिड को क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करवाते हैं इन लैटिस पॉइंट्स की वजह से। So we will discuss this on our next lecture. Till then, subscribe to our channel and continue learning with us. Thank you so much.